ठीक है, तुम्हारा लेक्चर हो गया स्टार्ट। और हम लोग पहली सेल ऑर्गेनेल जाने से पहले सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग डेप्थ में थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो तुम्हारी बाई लेयर होती है, ट्राई लेयर होती है, फिर यूनी लेयर होती है? बायलेयर होती है। बाई लेयर होती है। तो बाई लेयर किसकी होती है? वो फॉस्फोलिपिड की होती है, फिर पॉलीसेकेराइड की होती है? फॉस्फोलिपिड्स की। है ना, किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की होती है। तो अब हमने ये जब सारी चीजें देख रहे थे, समझ रहे थे, कुछ हमने मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये कि केवल ये यूजफुल सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देता है, चेकआउट करता है कि क्या चीज आना चाहिए और क्या चीज बाहर जाना चाहिए। है ना? इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? आया था। और फिर हमने हाँ ये जाना था कि जो तुम्हारी बाय लेयर होती है, अगर जैसे मैं एक लेयर ऊपर बनाऊं और एक लेयर नीचे बनाऊं, और अगर मैं जैसे हम लोगों ने ऐसे 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 ऊपर एक सर्कल बना दिया था फॉस्फोलिपिड के लिए, और मतलब क्या कहते हैं इनके जो बीच में हमने मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स ऐसे बना दिए थे, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर। याद आ रहा नहीं है सब? जब हमने ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे तो हमने मतलब क्या कहते हैं इसमें कुछ तुम्हारे इंटरसेक्ट प्रोटीन और तुम्हारे क्या कहते हैं कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बनाने की कोशिश की थी। इंटरसेक्ट प्रोटीन वो होते थे जो मतलब क्या कहते हैं दोनों लेयर्स को टच करते थे, और एक्सटेंसिंग प्रोटीन वो होते थे जो केवल एक लेयर को टच करते थे। और हमें पता चला था कि इन्हीं प्रोटीन की मदद से तुम्हारे मतलब कोई भी सब्सटेंस है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं आउटर से अंदर आते हैं, इनर से बाहर जाते हैं, जिसको हमने बोला था इंडोसाइटोसिस और तुम्हारा एक्सोसाइटोसिस। अभी हमने इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को कुछ इस हिसाब से समझाया है कि अगर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेल के अंदर आ रहा है तो हमें उसे इंडोसाइटोसिस बोल देते हैं। और अगर कोई भी तुम्हारा अंदर का जो भी वेस्टेज मटेरियल है अगर वो तुम्हारे सेल से बाहर जा रहा है तो हम लोग उसे एक्सोसाइटोसिस बोल देते हैं। लेकिन तुम अभी दिक्कत मत करना, अभी इससे रिलेटेड और भी चीजें जानेंगे कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है ना। उसमें एक्टिव और पैसिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में कौन सा मतलब वर्क आता है, कौन सा वर्क नहीं आता है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये जाना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है 75%, जस्ट अदर 25% आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स। And that plasma membrane is also very flexible in nature due to its protein and lipid, and which cause it to the semi-permeable membrane. तो अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है तो एक्चुअली में ये जो सब्सटेंस को अंदर इनवर्ड और ये जो आउटवर्ड कर रहा है, तो ये कर कैसे रहा है? तो इसके जो पीछे जो दो मेन फेनोमेना है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के साथ साथ एक होता है तुम्हारा ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? तो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था समहाउ मैंने तभी तुम्हारा डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा दिया था। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिलना या घुलना, मिलना या घुलना, मतलब घुल जाना। तो आज मैं तुमको मतलब एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है। तो देखो, कभी भी अगर सेल के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है मतलब कोई भी सब्सटेंस तुम्हारे सेल के अंदर आ रहा है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। तो वो जो तुम्हारा सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस कैसा होगा? स्मॉल होगा, मतलब कैसा होगा? छोटा होगा, मॉलिक्यूल उसका एकदम छोटा होगा। अब वो तुम्हारा मॉलिक्यूल तुम्हारा ऑक्सीजन हो सकता है, तुम्हारा CO2 हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हो सकती है, इवन ये तुम्हारे आयंस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि सोडियम आयन होंगे, है ना, इस तरीके से आयन होंगे जो तुम्हारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले रोल करते हैं। तो कभी भी कोई भी सब्सटेंस जो कि स्मॉल है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो स्मॉल है तो वो हमेशा डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल करता है किसी भी सेल के अंदर जाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया। लेकिन अभी इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी से समझना पड़ेगा कि यार ये जो तुम्हारा प्रोसेस डिफ्यूजन है ना, ये डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है। याद करो जब मैंने मतलब तुम लोग को मतलब पढ़ा रहा था, ये सारी चीजें करा रहा था, मतलब क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री में जब पढ़ा रहा था, अभिषेक अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कॉपर सल्फेट का मैंने एग्जांपल कराया था। कॉपर सल्फेट हो गया या तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब याद आ रहा है? कभी भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को या फिर कॉपर सल्फेट को या फिर हम लोग कभी भी इन सारी चीजों को मतलब क्या करते थे, पानी में डालते थे, तो ये कुछ टाइम पीरियड के बाद बिना अपने हाथ मिलाए, बिना घुलाए, ये थ्रू आउट वाटर क्या कर जाते थे, मिल जाते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बीकर है, ये बीकर में क्या है, तुम्हारे पास पानी है। अगर मान लो कि मैं इसमें पानी बना देता हूँ, है ना, एक सेकंड रुको, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, चलो ये मान लो कि इसमें पूरा पानी भरा हो रखा है।
ठीक है। और जैसे ही मैं उसमें क्या करता था, पोटेशियम परमैंगनेट की जो तुम्हारे रेड कलर के वो जो होते थे, रेड कलर जो पिंक कलर का पोटेशियम परमैंगनेट होता था, और उसको जैसे ही डालते थे तो क्या करता था कि पूरा पानी पिंक रेड का हो जाता था। और जिसके बाद फिर हम लोग इसको चेंज करते रहते, तो फिर हमने बोला था कि हाँ जो तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल। याद आ रहा है कुलदीप तुम्हें बेटा? हाँ भैया। है हाँ ना? भैया। तो अब ये जो तुम्हारा प्रोसेस है कि मतलब हमने जो तुम्हारी चीज डाली, मतलब क्या कहते हैं, किसी बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स तुम्हारे जो कभी यहाँ कंसंट्रेटेड थे, अब उसके बाद अगर जैसे मैं बीकर बनाता हूँ, जब पूरा पानी ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरा पिंक कलर का हो गया, पानी तुम्हारा किस कलर का हो गया, तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा रेड कलर का एकदम हो गया, पिंक कलर का हो गया, तो एक्चुअली में उसमें फंडामेंटल हुआ क्या कि मतलब वो सारा तुम्हारा ही पिंक कलर का हो गया, तो मतलब उसमें जितना भी पार्टिकल था वो सब तुम्हारा मतलब पिंक कलर का हो गया। तो जो तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट पहले यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन में था, क्या था, वो जो तुम्हारा यहाँ हाई कंसंट्रेशन में था, वो तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या हो गया, तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। क्या चला गया? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, कौन कितने मतलब कौन कितने ठोस तरीके से पाया जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी एक क्लास में क्षमता है 110 लोगों की। मान लो कि तुम्हारी क्लास है, क्लास में मतलब क्या कहते हैं केवल 110 लोग आ सकते हैं, और तुम्हारी बगल वाली क्लास में भी मतलब क्या कहते हैं 110 लोग आ सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारी क्लास में क्या हो गया, 120 लड़के आ गए। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारी क्षमता होगी 10 लड़कों को अपने पास रखने की? नहीं होगी ना। तो तुम क्या करोगे, 10 लड़कों को इधर जाके ट्रांसफर कर दोगे कि नहीं कर दोगे, क्लास ए से बी को, है ना? तुमने क्या किया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मतलब क्या कर दिया, अपनी चीजों को भेज दिया। ठीक वैसे ही तुम्हारे मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में चलने वाला एक फंडामेंटल होता है डिफ्यूजन में भी, कि आप कभी भी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स का अगर कंसंट्रेशन अगर कहीं हाई होगा और अगर वो वाटर सोल्यूबल होगा, तो वो क्या करेगा कि मतलब जहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ साइड तो पार्टिकल बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर साइड पार्टिकल बहुत कम है। तो फिर क्या करेगा, यहाँ से पार्टिकल फिर ये चारों तरफ मिलने लगेंगे। तो जब ये पार्टिकल इधर उधर चले जाते थे, तभी तुम्हारा ओवरऑल पानी मतलब कैसा हो जाता था, रेड कलर का हो जाता था। और हम उसी को बोलते थे स्पॉन्टेनियस मोमेंट। मतलब ये तुरंत अपने आप से, मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत, स्पॉन्टेनियस मोमेंट हो रहा है। किस चीज का मोमेंट हो रहा है? पार्टिकल्स का मोमेंट हो रहा है। तो अभी हमने पानी में पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल का मूवमेंट करा दिया। ठीक ऐसे ही अगर मैं मॉलिक्यूल बात करता हूँ तुम्हारा ऑक्सीजन की, अगर मैं बात कर देता हूँ वाटर की, या फिर मैं बात कर देता हूँ तुम्हारे CO2 की, तो ये CO2 जो है ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल के अंदर कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। सेल के अंदर अगर जैसे मान लो कि O2 का कंसंट्रेशन कम है और बाहर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मुझे बताओ अंदर वाला बाहर की ओर जाएगा या बाहर वाला अंदर की ओर आएगा, मुझे बताओ। बताओ क्या होगा कुलदीप? अगर मान लो कि ये तुम्हारा सेल है और सेल के अंदर तुम्हारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तुम्हारा सेल के बाहर ज्यादा है, तो मुझे बताओ क्या होगा, तुम्हारा जो बाहर वाला जो मतलब ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर अंदर आएगा, या फिर जो अंदर वाला जो ऑक्सीजन है वो सेल के बाहर जाएगा? कुलदीप, यश, अभिषेक, कोई भी जिसको आता हो बताओ। आवाज नहीं आ रही मेरी? बताओ क्या होगा। हाँ आवाज आ भैया। रही है? बताओ। अगर हाँ मान भैया। लो कि ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का मतलब क्या कहते हैं सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, बाहर वाली ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी या फिर अंदर वाली सेल की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की वजह से तुम्हारा अंदर वाला ऑक्सीजन बाहर जाएगा? बताओ। और बाहर वाला ये अंदर बाहर आएगा। वाली अंदर आएगी। बाहर वाला अंदर आएगा ना, तो तुम लोग का इतनी देर में आंसर क्यों आ रहा है? अरे भैया मैं वो हाथ धुलने गया था। हाँ ठीक है, तो जान लेना, ठीक है। तो कभी भी कंसंट्रेशन का पूरा ही खेल होता है। और कंसंट्रेशन खेल क्या बता रहा है तुम्हारा, कि कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल, इवन हीट, अगर मैं पार्टिकल बोल देता हूँ, हीट बोल देता हूँ या कुछ भी बोल देता हूँ, तो इनके अंदर एक फंडामेंटल ये होता है, क्या होता है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से तुम्हारा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन से तुम्हारा ये हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज खेल होता है जब तुम्हारा सेल बनाते हो। तो सेल में जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर जैसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश करो, जैसे मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हीं चीजों को अंदर आने की कोशिश करता है या ले जाने की कोशिश करता है
जिनका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट अलग होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जिनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होता है। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होता है। अलग मतलब अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा CO2 अगर बाहर ज्यादा है, मैक्सिमम है, और CO2 अंदर कम है, तो ज्यादातर कोशिश क्या करेगा, CO2 को अंदर लेने की कोशिश करेगा, और इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे तुम्हारा प्लाज्मा लेयर जो कि तुम्हारी बाई फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ है, वो प्रोटीन जो उसमें परमिएसेस मेम्ब्रेन, मतलब जो प्रोटीन है, जो तुम्हारा इंटरसेक्ट प्रोटीन है, वो कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर भेज रहा है। अभी मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। हाँ भैया। इतना आ गया ना? तो जैसे ये देखो, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा माइक चेक करता हूँ। जैसे ये देखो, अब ये पकड़ के देखो, जैसे मैं बोल देता हूँ कि इस केस में मुझे बताना, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि ये जो सेल है, सेल ये तुम्हारा आउटर सरफेस है, मतलब सेल का ये आउटर मतलब बाहर का एरिया है, और ये जो अंदर है ये तुम्हारा इनर सरफेस है। तो मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंदर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है? भैया अंदर कंसंट्रेशन कम है। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी वजह से देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो अब तुम देखो, अगर तुम इनका चेन देखो कि मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं, तो तुमको देखने को मिलेगा भाई यार ये कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे इंटरसेक्ट प्रोटीन से आ रहे हैं ना। एक ऐसा प्रोटीन जो कि मतलब तुम्हारे दोनों बाय फॉस्फोलिपिड लेयर को टच कर रहा है, जो कि एक चैनल बना रहा है जिसके थ्रू वो बड़े आसानी से आ सकते हैं। इतना समझ में आ गया ना? हाँ भैया। ठीक है, तो याद रख लेना, कोई भी मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, जब भी तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, काफी छोटे हैं, स्मॉल इन साइज है, तभी वो बड़े आसानी से तुम्हारे फॉस्फोलिपिड लेयर के साथ जा पा रहे हैं। ठीक है, और अगर जैसे तुम्हें एक्टिविटी करनी तो एक्टिविटी याद करो, मैंने मतलब क्या कहते हैं केमिस्ट्री में पढ़ाया था। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है कॉपर सल्फेट, और अगर हम इसको ना छेड़े तो ये देखो कुछ टाइम पीरियड के बाद तुम्हारा क्या होगा, देखना पूरा पानी तुम्हारा पिंक मतलब क्या कहते हैं थोड़ा ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक कैसे हो पा रहा है, ये अचानक से तो हो नहीं पा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, नो डाउट, बट ये मतलब हो क्यों पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट के पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन जो नीचे है, अब वो क्या कर रहा है, पानी में डाइल्यूट होने के बाद वो हर जगह जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। पहले नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा था लेकिन ऊपर कंसंट्रेशन कम था, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, कि ताकि वो चीज को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। अगर तुम डायग्राम में कोशिश करोगे देखने की तो वही चीज है। मान लो कि अगर हमसे पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, या फिर हमने कुछ और डाला, या ब्लू इंक डाल दी, है ना, जैसे इसमें ब्लू इंक लिखा है, फिर कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट, कुछ भी डाला, तो पहले पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर जिसके भी पार्टिकल थे वो यहाँ थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा हाई है इधर और इधर कम है, तो फिर धीरे धीरे पार्टिकल क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, और बाद में ये अपने आप को क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कर लेंगे, मतलब बराबर बराबर बांट लेंगे। इसी वजह से पूरा पानी क्या हो जाएगा, थ्रू आउट हमको कैसा दिखेगा, एकदम इक्वली दिखने लगेगा, उसी रंग में दिखने लगेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ गया हाँ ना? भैया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली यही हो रहा है, यही चीज मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो डिफ्यूजन एक तरीके का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, जो कि तुम्हारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 9 में, हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्लास 9 में हमने बहुत सारी चीजें जानी थी कि तुम्हारा डिफ्यूजन किस में सबसे ज्यादा होता है। तो मुझे बताओ कुलदीप, डिफ्यूजन अगर जैसे मैं लिखता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, किस में सबसे तेज होगा? गैस। गैस में होगा। और गैस में मैंने क्या कहते हैं ब्रोमीन वाला एग्जांपल बताया था। देखो कोई भी कंसंट्रेशन जल्दी मूव तभी करेगा ना जब उसके पास स्पेस होगा, तो गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तभी मतलब क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन वाला लोअर कंसंट्रेशन में बड़े आसानी से चला जा रहा था। अगर मान लो कि वहां पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता तो डिफ्यूजन उतने अच्छे से नहीं हो पाता। इवन मैंने लिक्विड और सॉलिड का भी तुमको बता रखा है कि सॉलिड में भी तुम्हारा डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल अपने मतलब क्या कहते हैं डिफ्यूज करते हैं इधर से उधर, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा होता है। जिसमें मैंने वो जंग लगी हुई नट का example दिखाया था, ब्लैक बोर्ड में मतलब कुछ लिखा हुआ था, तो फिर मिटाने के बाद अगर काफी दिनों बाद उसको मिटाओगे तो फिर मिटने में दिक्कत होती है, उसके बारे में दिखाया था। ये चीजें याद है कि नहीं याद है, पहले मुझे बताओ।
याद है ना? भैया तो अभी ये आपकी देखो, आवाज कट रही थी। अभी आ रही है आवाज? अभी तो आ रही, मतलब बीच में, मतलब बैकग्राउंड नॉइस आने लगती है, या फिर अच्छा, कुछ माइक का। अच्छा ठीक है, अभी आ रही ना? हाँ भैया। हाँ, तो ये देखो, ये क्या ब्रोमीन है ना? कंसंट्रेटेड ब्रोमीन हमने एक जगह रख रखा है और ऊपर वाले बीकर में तुम्हारा गैस हो रखा है। तो अब ये देखो, ये क्या आ रहा है, यहाँ तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन है। मतलब यहाँ क्या था? हाई कंसंट्रेशन था। अब देखो, हाई कंसंट्रेशन और थ्रू आउट द टाइम क्या होगा, ये पूरा जो बीकर है वो तुम्हारा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब सारी चीजें इक्वली हो जाएंगी। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक तरीके से? मतलब कैसे वो तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन से वो तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि कभी भी अगर मान लो कि गैस एक्युमुलेट हो रही है हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, मतलब अगर सेल के अंदर CO2 ज्यादा हो रही है, तो फिर और तुम्हारी CO2 इनसाइड द में CO2 का क्यों, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो फिर क्या होगा कि जो तुम्हारी CO2 होगी वो सेल से बाहर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन कम है। और हमने डिफ्यूजन का फेनोमेना जाना है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बॉडी जाती है। जैसे ये हो गया ना, मान सकते हैं इसको भी एक एग्जांपल, वही चीज है जो मैंने अभी तुमको बताने की कोशिश की। ये देखो, जैसे मॉलिक्यूल तुम्हारे ट्रांसफर हो रहे हैं एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो होता है, मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन भी बॉडी में ऐसे ही इंटर करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, कंसंट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। अगर सेल में ऑक्सीजन की कमी है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू तुम्हारे आउटर सरफेस में जो ऑक्सीजन होगी वो सेल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हारा अमीबा। और मुझे बताओ, अगर अमीबा में अगर ऑक्सीजन तुम्हारे सेल के अंदर कम है और तुम्हारे सेल के अंदर, सेल के बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगा या फिर बाहर आएगा, मुझे बताओ। अंदर आएगा। अंदर आएगा ना? तो अभी जब मैं तुमको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में बता दूंगा। अदरवाइज क्लास 10 में रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा एक बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया कि कैसे तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। एनर्जी अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम रहेगी तो तुम्हारे पास एनर्जी कम रहेगी। तो ऑक्सीजन अगर प्रेशर अंदर कम, मतलब क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर तुम्हारे पास कम हो गया, तो फिर सेल तुम्हारा क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है और इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन। समझ में आ गया ना? तो ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, CO2 है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर से उधर जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल जो तुम देख रहे थे ये किसका है? तुम्हारा अमीबा का एग्जाम्पल है। किसका है? अमीबा का एग्जाम्पल। तो मुझे बताओ, डिफ्यूजन के बारे में अच्छे से समझ गया कि नहीं समझ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। यश, तुम, अभिषेक, हाँ भैया। समझ गए ना? अभिषेक है क्लास में? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है? चलो ठीक है। कुलदीप बताओ इसका आंसर। What is the primary process described for the movement of substance like carbon dioxide, oxygen, and water across the plasma? Diffusion. क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। वेरी गुड। चलो, अब इसको बताओ। Which of the following characteristics allow substances like CO2 and O2 to easily diffuse through the plasma membrane? Their large molecular size, the electrical charge, their very small size, their protein carriers. भैया they are protein carriers. बोल रहा है कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से तुम्हारा CO2 और ऑक्सीजन बड़े आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू चला जाता भैया तो ऑप्शन सी होगा फिर। है ना? तो क्या है तुम्हारा? वेरी स्मॉल साइज की वजह से। चलो इसका आंसर बताओ। Through which specific part of the plasma membrane do very small substances like carbon dioxide and oxygen readily diffuse? Option C. है ना? द फॉस्फोलिपिड लेयर। वेरी गुड, है ना? ये हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। What is the fundamental definition of diffusion as described in the test?
the movement of molecule from a region of lower concentration to higher concentration, the active transport of molecules across a membrane, the spontaneous movement of molecules from a region of high concentration to one of lower concentration, the movement of water molecules only. भैया इसका ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और ए में तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर में और हायर से लोअर में जाता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, सही है। चलो इसका आंसर बताओ। क्या होगा कुलदीप हेलो, इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या होगा? गैसियस, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। If carbon dioxide CO2 accumulates in higher concentration inside a cell, how does it move out of the cell? By active transport requiring energy by moving from an area of low CO2 concentration to high CO2 concentration by process of diffusion, moving from high concentration inside to low concentration outside by osmosis through water channels. भैया ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। How does oxygen O2 typically enter a cell? ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the ultimate goal or outcome of the diffusion process? To create an electrical potential difference, to achieve uniform concentration, to expand the cell volume, to generate heat. भैया ऑप्शन बी, to achieve uniform concentration। वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो अब इसका चलो ठीक है, अब हो गया ठीक। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने जान लिया कि कैसे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फॉस्फोलिपिड के अंदर के थ्रू आते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आते हैं। हमने ये जाना है डिफ्यूजन प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो कैसे थोड़े से स्मॉल है। चलो अब मान लेते हैं कि थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल जैसे तुम्हारे वाटर है, तो वाटर कैसे आएगा? तो वाटर जो तुम्हारा प्रोसेस से आता है वो होता है ऑस्मोसिस। देखो, जो तुम्हारा डिफ्यूजन होता है वही तुम्हारा ऑस्मोसिस भी होता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि वही चीज फॉलो कर रहा है कि मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या था कि जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिफ्यूजन में ज्यादातर हम लोग गैसेस को इंक्लूड करते हैं, और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें हम लोग वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स को यूज लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने वाटर ले लिया, तो वाटर क्या होगा? तो वाटर भी तुम्हारा डिफ्यूजन प्रोसेस को ही मान रहा है। क्या मान रहा है? कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तुम्हारा पानी जा रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ, हाँ भैया। है ना? तो इस चीज को जान लेना। तो ये जो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है ना पानी के मॉलिक्यूल्स का सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो वो जो जा रहा है उसके बीच में जो तुम्हारी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ रही है ना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच a water molecules when passes through a semi-permeable membrane from higher concentration to the lower concentration, then it is known as osmosis. Whereas diffusion is also as same when a gaseous molecule when passes through the plasma membrane from higher concentration to lower concentration, then it is known as diffusion. तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो जैसे हमने उस एक्टिविटी की थी वैसे हम लोग इसमें भी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो एक्टिविटी करने के लिए हम लोग कोई भी सेल ले सकते हैं, या फिर हम लोग एनिमल सेल ले लेते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं प्लांट सेल ले लेते हैं। अब हम इस प्लांट और एनिमल सेल को क्या करने की कोशिश करेंगे, कोई भी सोल्यूशन में डालेंगे जिस सोल्यूशन में मतलब तुम्हारा सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं या शुगर सोल्यूशन कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, शुगर का कंसंट्रेशन है, हम उसके अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, अभी जितना मैंने अभी जितना बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ भैया। हाँ भैया। आया। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये बीकर है, ये क्या तुम्हारा एक बीकर है, और बीकर में मैंने एक डाल दिया तुम्हारा सेल, और सेल के ऊपर जो तुम्हारा ये बाकी जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा पानी है, अगर मैं जैसे पानी को येलो कलर में बना देता हूँ, तो ये पानी है। तो अब इस पानी में हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कंसंट्रेशन है कैसा। अब जैसे मान लो कि जो मीडियम है, जो सेल के बाहर हो रखा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सोल्यूशन का जो कंसंट जो मतलब क्या कहते हैं, सराउंडिंग द सेल जो है, उसका वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वाटर यहाँ ज्यादा है, H2O यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और जो तुम्हारा मतलब सेल है, ठीक है, और जो तुम्हारा सेल है उसका कंसंट्रेशन कम है, सेल में जो H2O है उसमें कंसंट्रेशन कम है। तो फिर मुझे बताओ क्या होगा, H2O पानी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब सेल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। हाँ भैया। आएगा ना। तो फिर मुझे बताओ सेल के साथ क्या होगा, सेल स्वलप हो जाएगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं सिकुड़ जाएगा, या फिर मतलब उसी शेप का रहेगा। भैया अगर बाहर से अंदर जाएगा तो सेल बड़ा होगा, अगर अंदर से बाहर जाएगा तो हम्म। सेल सिकुड़ जाएगा। समझ गए। अब देखो जो अगर अब ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा पानी है, जो H2 है, उसमें सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन कितना है। अब जैसे मान लो कि सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन काफी डाइल्यूटेड है, मतलब कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब काफी कम ही मिला रखा है। तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बीकर है, बीकर में तुमने मतलब क्या कहते हैं, पानी में चीनी का घोल मिलाया, और वो पानी और जो चीनी का घोल है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब उसमें जो तुम्हारा शुगर का कंसंट्रेशन है कम है, लेकिन पानी का कंसंट्रेशन वैसे भी समाव ज्यादा है। लेकिन जो तुम्हारा सेल है, सेल में पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, वो जो पानी होगा वो हायर कंसंट्रेशन से सेल की ओर जाएगा, तो जब जाएगा तो क्या होगा, तो वो सेल जो हो जाएगा वो स्वलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि अगर पानी का मतलब मान लो कि अगर जैसे मान लो कि अगर एक टाइम पीरियड के बाद अगर हमने इसको सही से नहीं हटाया, या फिर हम और करते रहे, तो बाद में ये क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बस। बस्ट वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीमियोलाइज्ड। क्या बोल देते हैं, हीमियोलाइज्ड। आप समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। आया। इसका मतलब है कि तो अगर तुम्हारा सोल्यूशन मतलब कैसा है, डाइल्यूटेड है, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट और शुगर का कंसंट्रेशन कम है, और जो तुम्हारा मतलब सेल है, सेल एज यूजुअल उतना ही, मतलब जिसमें उतना पानी रहता ही है। लेकिन अब मान लो कि अगर पानी ज्यादा बाहर है और अंदर सेल के अंदर कम है, तो फिर पानी क्या हो जाएगा, अंदर की ओर आएगा, और जब पानी अंदर की ओर आएगा तो सेल अपने मुकाबले पहले से ज्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो कि अगर वो कंसंट्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब उसमें पानी आता ही चला जा रहा है, तो फिर एक कंडीशन ऐसी होगी कि वो सेल बस्ट हो जाएगा, और उस बस्ट वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीमियोलाइज्ड सेल, मतलब वो सेल पानी की वजह से बस्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। अभी मैं इस चीजों का एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ बताओ, भैया। इतना समझ में आ गया। ठीक, वेरी गुड। अब अच्छा, जैसे चलो पहले तुमको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि दिखा दूंगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, यही चीज मैं तुमको बताना चाह रहा था। ये जो तुम्हारे सराउंडिंग में जो वाटर है, ये वाटर कैसा है तुम्हारा, ये वाटर एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा डाइल्यूटेड है ना, मतलब इसमें जो तुम्हारा सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन है वो कैसे एकदम परफेक्टली है, कोई वो है दिक्कत नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर तुम सेल को तुम देखोगे ना, तो ये सेल कैसा हो रखा है, अगर जैसे मैं सेल बनाने की कोशिश करूँ तो ये सेल कहीं स्क्वायर में रहा होगा, लेकिन अब स्क्वायर में न रहकर ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया, फूल गया, मतलब है ना। अगर तुम ध्यान दो तो फूल क्यों गया, क्यों, क्योंकि बाहर डाइल्यूटेड वाटर था, डाइल्यूटेड वाटर मतलब वहां बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन था, सेल के बाहर सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा था, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम था, तो जिसकी ऑस्मोसिस की वजह से वो क्या हो गया कि सेल के अंदर पानी आ गया। और जब अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है और ये धीरे 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 अगर मतलब मान लो कि इन्फ्लेटेड हो गया, टर्जेड हो गया, और अगर हम इसे रोक नहीं रहे, तो फिर एक टाइम पे बाद क्या होगा कि वो जो आरबीसी होगी अल्टीमेटली, या फिर कोई भी एनिमल सेल, या फिर मान लो कि अगर तुम्हारा कोई भी प्लांट सेल है जैसे रियो की लीव्स हो गई, तो वो फिर क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और इसी को हम लोग बोल देते हैं हीमियोलाइज। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो ये देखो, वाटर भी तुम्हारा डिफ्यूजन का ही प्रोसेस फॉलो कर रहा है, बट कभी भी अगर वाटर के मॉलिक्यूल सेलेक्टिव परमिएबल मेंबर से पास होते हैं, और वो कैसे पास हो रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन,
तब वो प्रोसेस कहलाएगा तुम्हारा ऑस्मोसिस। और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा अगर तुम्हारे ऑक्सीजन ये सब पास हो रहे हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारा डिफ्यूजन। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया। अच्छा चलो ठीक है। पहला केस ये था कि जो तुम्हारा वाटर का कंसंट्रेशन था, है ना, जो मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन का कंसंट्रेशन था, वो कैसा था तुम्हारा, डाइल्यूटेड था। तो डाइल्यूट होने की वजह से कैसा था कि तुम्हारा वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और तुम्हारा सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम था, है ना। यही था कि नहीं था, मुझे बताओ। हाँ भैया। लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एकदम नॉर्मल वाटर ही ले लेते हैं, मतलब वाटर एकदम नॉर्मल लेते हैं। वाटर नॉर्मल लेने की वजह से मतलब जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, जो मतलब सेल के बाहर, अगर जैसे मैं बीकर बनाता हूँ, बीकर बनाया और इसमें जो मैंने पानी डाला, पानी में भी जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो भी बराबर है, और मतलब क्या कहते हैं जो सेल के अंदर है वो भी कंसंट्रेशन बराबर है। तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कि होता है ना, ऐसे ही तो होता है, जैसे मान लो कि सेल के अंदर कितना पानी है, अगर हमें उतना पता चल जाए, अगर जैसे मुझे पता चल जाए कि सेल के अंदर जो है वो तुम्हारा 68% पानी है, और हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि जो बाहर का सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मतलब हम लोग क्या कहते हैं वाटर और तुम्हारा क्या कहते हैं सॉल्ट कुछ इस तरीके से मिलाए कि जो टोटल सोल्यूशन बने उसमें पानी केवल 68% हो। तो मुझे बताओ अब पानी क्या अंदर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बताओ। पानी अंदर आएगा। अगर मान लो कि सॉल्ट सोल्यूशन, अगर जैसे मैं बनाता हूँ, मैंने क्या बोला, सॉल्ट सोल्यूशन, और सॉल्ट सोल्यूशन मतलब पानी में मतलब सॉल्ट मिलाया है, और जब पानी में मैंने सॉल्ट मिलाया तो उसमें टोटल 68% पानी था। और जो तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर भी तुम्हारा 68% एक तरीके से पानी है। तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा पानी एक्सचेंज होगा, मतलब क्या कहते हैं हायर कंसेंट्रेशन यहाँ कहीं बन रहा है, बताओ मुझे। अ, नहीं भैया, क्योंकि वो नहीं बन यूनिफॉर्म रहा है ना। रहेगा। हाँ वेरी गुड। तो कभी भी इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं ना, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो मतलब जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होता है, मीडियम जो होता है वो सेम होता है, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग काफी बार बोल देते हैं रेंजर सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं, रेंजर सोल्यूशन। और अगर जैसे आपको रेंजर सोल्यूशन नहीं बोलना तो आप इसको बोल सकते हो आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलोगे इसको, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो कभी भी आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप सेल को डालते हो तो आपको कोई भी नो नेट मूवमेंट देखने को मिलता है। नो नेट मूवमेंट किस चीज का, पानी का, मतलब आपका पानी कहीं भी नहीं जाता, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो जिसकी वजह से ना तो सेल तुम्हारा बढ़ता है ना तो कम होता है। तो इसका मतलब है सेल का जो साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम साइज होगा, मुझे बताओ। सेम रहेगा। सेम साइज रहेगा। तो जो पिछला वाला सेल था वो थोड़ा सा ब्लोटेड था, वो फूला हुआ था। तो लेकिन अगर मैं अब की बार वाला अगर मैं तुमको सेल दिखाऊं तो ये देखो, ये सेल कैसा है, एकदम स्ट्रेट है। अगर मैं स्क्वायर टाइप में थोड़ा सा है ना। जो पिछला वाला था वो कैसा था, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड था, मतलब थोड़ा सा बाहर निकला था। अगर जैसे तुम देखने की कोशिश करोगे तो ना, ये देखो, है ना। तो ये जो तुम्हारा सोल्यूशन है, अब अगर जैसे मैं तुमको इसमें दिखाता हूँ, इसी चीज को जो मैंने बताया उसी चीज को पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि जो सराउंडिंग सेल का जो मीडियम है वो एग्जैक्टली तुम्हारे सेल के कंसंट्रेशन के वाटर के बराबर है, तो तुम्हारा कोई भी पानी ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। और इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और खासकर जब हम लोग एनिमल सेल को लेते हैं, कि एनिमल सेल में भी उसी तरीके का मतलब उसी कंसंट्रेशन का पानी है, तो हम इस तरीके के सोल्यूशन को रिंजर सोल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, रिंजर सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन में वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बदल ही नहीं रहा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसकी वजह से जो सेल है वो अपना सेल जो है वो सेम साइज पे ही रहेगा, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो तुम्हारा घटेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। या अच्छा मुझे बताओ, एक केस मैंने वो लिया जिसमें मतलब मान लो कि सॉल्ट शुगर सोल्यूशन, उसमें मतलब क्या कहते हैं वाटर ज्यादा था, वाटर क्या था, ज्यादा था। एक हमने मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट शुगर सोल्यूशन लिया जिसमें मतलब क्या कहते हैं वाटर जो था वो तुम्हारा बैलेंस्ड था। किसके कंपैरिजन में बैलेंस था, तुम्हारे सेल के कंपैरिजन में। ठीक वैसे जो जो तुम्हारा ऊपर वाला सॉल्ट शुगर सोल्यूशन में जिसमें वाटर ज्यादा था उसमें मतलब क्या कहते हैं सेल के कंपैरिजन में ज्यादा था। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बना देता हूँ कि सॉल्ट शुगर सोल्यूशन इसमें है और इसमें मतलब क्या कहते हैं वाटर कम है, तो वो किसके कंपैरिजन में कम है, वो सेल के कंपैरिजन में कम है। तो इसका मतलब है सेल में जो वाटर है वो ज्यादा है, और जो तुम्हारा सराउंडिंग का सेल का है वो उसमें मतलब क्या कहते हैं वाटर कम है। तो इस तरीके के जो सोल्यूशन को बोला जाता है, मुझे बताओ उस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं उसको, हाइपरटोनिक बोलते हैं। वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अगर इस केस में अगर मैं मान लो कि अगर एक बीकर बनाता हूँ और बीकर में मान लो कि मैं इसमें सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन बनाता हूँ, सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन के लिए इस बार नीला ले लेता हूँ। ठीक है, सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन जो मैंने इसमें बनाया है, उसमें जो पानी था, पानी का जो कंसंट्रेशन था वो केवल और केवल 28% था। कितना था? 28%। लेकिन जो इसके अंदर सेल था, वो सेल में जो पानी था वो 68% था। तो मुझे बताओ, सेल से पानी पानी सेल से मतलब पानी जो है वो बीकर में जाएगा या बीकर से पानी सेल में जाएगा? भैया सेल से पानी बीकर में आएगा। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो याद रख लेना। और अब मान लो कि इस तरीके के जब सेल होगा तो सेल क्या होगा मुझे बताओ? वो ब्लोटेड हो जाएगा, फूल जाएगा, या सेम साइज का रहेगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं श्रिंक कर जाएगा? मुझे बताओ। या श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा। तो जब कभी भी तुम्हारा कोई भी सेल अगर श्रिंक कर जाता है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइड। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलाइड। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलाइड। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, तो अभी हम लोग तीन सोल्यूशन की बात करते थे। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या पढ़ा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है मुझे बताओ? तुम्हारा जो वाटर सोल्यूशन है उसमें वाटर ज्यादा होता है कि कम होता है? भैया कम होता है। वाटर ज्यादा होता है। हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? सेल के कंपैरिजन में। जो मैं ये सिंबल बना रहा हूँ, ये वाटर का कंसंट्रेशन है। इस चीज को जान लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर कभी भी होगा तो जो वाटर होगा वो सोल्यूशन से सेल के अंदर की ओर जाएगा, जिसकी वजह से सेल बस्ट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमियोलाइज्ड। क्या बोल देते हैं? हीमियोलाइज्ड। और फिर उसके बाद अगर जैसे मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन लिखूंगा, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो तुम्हारा सोल्यूशन में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो तुम्हारे सेल के कंसंट्रेशन से एकदम इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं ग्रेटर देन सिंगल बना सकता हूँ। ठीक है, और जो तुम्हारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो तुम्हारा सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? कम होता है। और जो तुम्हारा सेल में जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है श्रिंक कर जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइट। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलाइट। तो ये वर्ड याद रहेंगे? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइट, हीमियोलाइट। ये वर्ड याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मुझे बताओ? हाँ भैया। याद रहेगा ना? तो अभी देखो ये वाला भी तुमको दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे, इसको भी समझ जाओगे, है ना? तो ये देखो, ध्यान से देखोगे अगर, तो ये सेल कैसा हो गया? श्रिंक हो गया। और ये श्रिंक क्यों हो गया? क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में जो वाटर था उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम था, है ना? जो मीडियम है, जो आप बाहर का जो वाटर है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है, लेकिन जो सेल है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पानी जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो पानी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर वाला पानी बाहर की ओर निकलेगा, तो जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। और अगर मान लो कि अगर प्लांट सेल बोल देते हैं, तो जो अगर प्लांट सेल बोलते हैं, अगर प्लांट सेल अगर पानी में डाला, क्या डाला? अगर प्लांट सेल पानी में डाला, अगर वो श्रिंक कर गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइट। और अगर मान लो कि अगर हमने कोई एनिमल सेल, जैसे मान लो कि ब्लड सेल डाला, तो हम लोग उसको बोल देते हैं क्रीनेटेड। क्या बोल देते हैं? क्रीनेटेड। इतना वर्ड हो जाएगा। जैसे मैं ये वाला अच्छा वर्ड भूल गया था, क्रीनेटेड। तो क्या कहते हैं? हीमियोलाइज्ड एनिमल सेल के लिए ऊपर यूज होता है। अगर जैसे तुम ये देखो, है ना, प्लांट सेल के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ह्यूमन बॉडी का एनिमल सेल होता है। तो अगर एनिमल सेल अगर बस्ट हो गया पानी की वजह से, तो उसको ह्यूमियोलाइज्ड बोल देते हैं। और अगर मान लो कि अगर एनिमल सेल अगर मतलब रेड ब्लड सेल श्रिंक हो गया, तो हम लोग उसको बोल देते हैं क्रीनेटेड। और अगर मान लो कि प्लांट सेल अगर मतलब क्या कहते हैं, वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं, श्रिंक कर गया, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मोलाइट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया? तो अच्छा ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये आरबीसी है, और ये तुम्हारा आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अभी कैसा तुम्हारा? आइसोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब सेल एकदम बराबर है। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं इसमें पानी डालने लगूं, बार बार पानी डालने लगूं, अभी देखो आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? देखो सेल श्रिंक कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, अब देखो सेल क्या कर रहे हैं? श्रिंक कर रहे हैं। पानी है ना, पानी बाहर निकाल रहा है तो सेल श्रिंक कर जा रहा है। लेकिन जैसे ही मान लो हाइपरटोनिक, मतलब क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन में आएंगे, है ना? अब देखो, अब मतलब क्या करेंगे? ये तुम्हारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आएंगे। अबे आजा। ठीक है, देखना, अभी जैसे मान लो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंडीशन में आएंगे,
तो जो सेल होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। ये देखो डिस्टिल वाटर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो अगर ये देखो सेल क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा थोड़ी देर बाद में। ये देखो, देखना भी, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल का अभी ना, ये देखो ये जो सेल बस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा डिस्टिल वाटर है पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल में पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा सेल जो है अंदर से ज्यादा ब्लोटेड हो गया, पानी ज्यादा भर गया, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मेंटेन नहीं कर पाया और वो सेल फट गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये भैया बताओ। हाँ बोलो बेटा। भैया अगर सेल बस्ट होगा तो हम्म, फिर उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज सब बाहर साइटोप्लाज्म आ सब जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ना। सब बाहर आ जाएंगे, चल बाहर आ और जाएंगे, फिर लेकिन भैया सब सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये जो मतलब डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये जितनी भी होती है ना, ये सब उसको मतलब क्या कहते हैं, खा पी जाएंगे। भैया फिर अगर हम लोग उस पानी को पी लें तो। ज्यादा, तभी तो कहते हैं ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए ना, क्योंकि अगर तुम्हारा ज्यादा ही पानी पियोगे तो भी दिक्कत है ना, ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए फिर। अब मुझे बताओ, रेंजर सोल्यूशन के केस में क्या होगा, पहले मुझे बताओ कुलदीप, मुझे बताओ रेंजर सोल्यूशन के केस में क्या होगा, जो तुम्हारा सेल है, आरबीसी सेल है, वो तुम्हारा बस्ट करेगा या फिर मतलब क्या कहते हैं सेम साइज का रहेगा या श्रिंक कर जाएगा, मुझे बताओ। सेम साइज। सेम साइज का रहेगा, और अगर जैसे मैं रेंजर सोल्यूशन ना लिखना चाहूँ तो फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ। ये नाम भूल गया, आई से था। आइसोटोनिक, क्या लिख सकता हूँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो देखो भैया, आप अगर मान लो कि मैं ब्लड को वाटर में डालता हूँ, वाटर मतलब समझते हो ना, मतलब इसमें हाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, डिस्टिल वाटर पानी में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मुझे बताओ ब्लड के साथ क्या होगा, बस्ट करेगा या श्रिंक करेगा। भैया ब्रश बस्ट करेगा। बस्ट कर जाएगा, तो ये देखो ये बस्ट का कंडीशन है। अब मुझे बताओ, अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो ब्लड है, जो ब्लड है, जो आरबीसी है, ये क्या होगी, श्रिंक करेगी या फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी बस्ट करेगी या फिर सेम साइज की रहेगी। भैया श्रिंक करेगी। श्रिंक करेगी, वेरी गुड, क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, यही चीज है। तो ये जो तुम्हारा पहला वाला था उसमें क्या हो रहा था, तुम्हारा सेम उसका था, नॉर्मल साइज का था, और जो तुम्हारा दूसरा वाला है उसमें क्या हो रहा है, हीमियोलाइज मतलब सेल बस्ट हो जा रहा है, और जो तीसरा वाला है या तो वो क्रीनेटेड ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ब्लड सेल ले रहे हैं, आरबीसी ले रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ में अगर वो ले लेता, मतलब क्या कहते हैं प्लांट सेल ले लेता, तो प्लांट सेल के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। श्रंकन। शंकन की जगह प्लाज्मोलाइट, क्या बोलते थे हम लोग, प्लाज्मोलाइट। प्लाज्मोलाइट, समझ में आ गया ना, प्लाज्मोलाइट। तो आ जाओ कुछ एमसीक्यू से करके दिखाओ, इसे बताओ। भैया बोलो बेटा। भैया अगर कोई सेल ऐसे श्रिंक हो रहा है तो उसकी एकदम लीस्ट स्टेज क्या है, कि मतलब जब उसके सारे सेल ऑर्गेनेलीज आसपास एकदम चिपक जाएंगे या फिर कि वो सब एकदम एकदम ही छोटे हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेली में भी तो कहीं ना कहीं वाटर होगा, है ना, तो वो भी मतलब चपक जाएंगे ना, तो सब कुल मिला के सेल है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर जाएगा, वो भी सेल एक तरीके से डेड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो भैया। एक मतलब एक प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या कहते हैं, कंसर्न ग्रेडियंट मेंटेन रहना चाहिए, है ना, ये है। भैया आउटर प्रेशर मतलब ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और मतलब आउटर प्रेशर ज्यादा एक तरीके से हो जाएगा, है ना, मतलब अंदर से पानी बाहर की ओर चला जाएगा, है ना, मेंटेन करने की वजह से। चलो पहला बताओ आंसर। What is osmosis defined as? According to the test, the movement of solute molecules across a membrane, the spontaneous movement of water molecule through a selectively permeable membrane, the active transport of water into a cell, the passage of any molecule of from high to low concentration। भैया इसमें ऑप्शन बी और डी लग रहे हैं पर। ऑस्मोसिस के बारे में डिफाइन करना है, ना कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिफ्यूजन के बारे में। आप हाँ सोचो, तो भैया फिर ऑप्शन बी है। है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ, Uh, पढ़ो। of the following statements accurately describes the direction of um, water movement during osmosis. बताओ। From a region of low water concentration to of high water concentration. Option B, from a region of high water concentration to a region of low water concentration.
against the concentration of gradient only when energy is expanded by B. बी, वेरी गुड। चलो इसको बताओ। What type of membrane is essential for osmosis to occur? Impermeable membrane, freely permeable membrane, selectively permeable membrane, non-biological membrane. भाई ऑप्शन सी selectively permeable membrane. वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। If a cell is placed in a solution where the surrounding medium has a higher water concentration than cell, what will happen? The surrounding has higher, then cell will option A may lose water, option C gain water. क्या होगा इसका आंसर? Gain water. गेन वाटर, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। A solution that has a higher water concentration than the cell, causing the cell to gain water by osmosis, is called a hypotonic solution. वेरी गुड, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। चलो अब इसका आंसर बताओ। When a cell is placed in a solution where more water enters the cell than leaves, what is the net overall result? एक बार मतलब समझा देंगे थोड़ा। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। लीव की जगह तुम सेल समझ लो। ये जो लीव लिखा है ना, ये तुम्हारा लीव मतलब पत्ती बोल रहा है, तुम इसको सेल समझ लो। अब पढ़ो। When a cell is placed in a solution where more water enters the cell अरे than लीव cell. मतलब यहाँ तुम्हारा निकलना है। इसका मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो कि तुम्हारा सेल एक ऐसे सोल्यूशन में जा रहा है, मतलब जहां पानी तुम्हारा एंटर ज्यादा कर रहा है और निकल कम रहा है, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा मुझे बताओ। The water, the मुझे लगा cell shrinks. फिर से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेल को हम लोग एक ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जिसमें पानी तो ज्यादा एंटर कर रहा है लेकिन लीव कम कर पा रहा है, तो इसका मतलब यही है, वेयर मोर वाटर एंटर देन लीव, मतलब पानी एंटर ज्यादा कर रहा है, लीव कम कर पा रहा है। तो मुझे बताओ ओवरऑल सेल के साथ क्या होगा? सेल श्रिंक करेगा या फिर स्वलप कर जाएगा या फिर नो ओवरऑल चेंज या फिर क्या होगा बताओ। यस तुम बताओ। हाँ भैया। बताओ फर्स्ट वाला पढ़ो। When a cell is placed in a solution where more water enters the cell than leaves, what is the net overall result? Water leaves the cell, water enters the cell, there is no net movement of water, the cell shrinks. भैया इस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई सेल ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस्ड है जिसमें ज्यादा पानी सेल के अंदर जा रहा है, उसके बाहर निकलने से, मतलब जैसे कि अगर उसमें 1 ग्राम पानी अंदर जा रहा है तो उससे 1 ग्राम से ज्यादा पानी बाहर जा रहा है, तो फिर नहीं, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हाँ, होगा? वेयर मोर वाटर एंटर्स, मतलब पानी अंदर ज्यादा जा रहा है बाहर कम निकल रहा है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर अगर जैसे मान लो कि 1 ग्राम मतलब 10 ग्राम पानी अंदर आ रहा है तो बाहर केवल 1 ग्राम पानी जा रहा है, ये बोल रहा है वो। समझ रहा है कि नहीं? अब वो थोड़ा उल्टा बोल दिया। हाँ कोई तो बात नहीं। ऑप्शन बी, वाटर एंटर्स द सेल। वेरी गुड। चलो ठीक है, आप इसको बताओ कुलदीप। What happens to the cell, such as an RBC, when it is placed in a hypotonic solution where more water enters than leaves? Shrinks. क्या हो जाएगा? बताओ, तुम Option बताओ। A. कुलदीप तुम बताओ। यश। What happened to a cell such as an RBC when it is placed in a hypertonic solution where more water enters than leaves? It is likely to swell up, becoming inflated or turgid. वेरी गुड। अच्छा देखो कुलदीप, तुम थोड़ा ध्यान दो। जहाँ तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, तुम लोग को सिखाने के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बगल में उसका डेफिनेशन भी लिख दिया है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर ज्यादा एंटर करता है। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं वाटर ज्यादा एंटर करता है तो तुम ये समझ लो
कि मतलब मैं तुम्हारे अंदर पानी ज्यादा भरता चला जाऊं तो तुम क्या हो जाओगे? तुम फूल जाओगे या श्रिंक कर जाओगे, मुझे बताओ। मान लो कि फूल तुम जाएंगे। बैलून हो, और बैलून में अगर मैं पानी भरता चला जाऊं, मतलब मोर वाटर एंटर्स देन लीव, मतलब पानी अंदर ज्यादा जा रहा है, कम बाहर कम निकल रहा है, तो बलून क्या हो जाएगा? फूल जाएगा कि मतलब श्रिंक कर जाएगा? फूल जाएगा। फूल जाएगा ना। तो ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से दिमाग लगाओ ना। ऑलरेडी तो मैं देखो इसका मीनिंग भी दे दिया है मैंने बगल में, कि ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। फिर भी आंसर नहीं बता पा रहे हो, चलो इसको बताओ आंसर। बताओ बताओ कुलदीप, तुम्हें MM, बताओ। what is the term for the bursting of swollen red blood cell due to excessive water intake? हम्म, Option D. क्या बोलते हैं इसको? इम्यूलाइसिस। पूरा पढ़ना है, इम्यूलाइसिस। चलो अब इसको बता दो बेटा। यश। What character size an isotonic solution for a cell? A medium has a higher water concentration than the cell. The medium has a lower water concentration than the cell. The medium has exactly the same water concentration as the cell. The medium contains only solutes, no water. भैया ऑप्शन सी, क्या क्योंकि जगह? दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन है। वेरी गुड। और ये आइसोटोनिक सोल्यूशन की तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, चलो अब इसको बताओ। Is an isotonic solution. What is the net movement of water across the plasma membrane? Option C. पूरा पढ़ो ऑप्शन सी भी। There is no net movement of water. वेरी गुड, चलो अब इसको आंसर बताओ। If a cell is placed in an isotonic solution, what will be effect on its size? Uh, Isotonic. It will swell up, it will shrink, it will maintain the same size, it will burst. It will maintain the same size. Option C. वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बताओ। प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि खुद ही सब सारी चीजें याद हो जाएंगी। What happens to the cell if it is placed in a medium with a lower concentration of water than the cell? Very example, a very concentrated solution. मतलब सोल्यूशन कैसा है? काफी कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें सॉल्ट या शुगर ज्यादा है, पानी कम है। तो इस तरीके के केस में सेल के साथ क्या होगा? सॉल्यूशन में सॉल्ट शुगर ज्यादा है और पानी कम है सेल में। हाँ। ऑप्शन ए होगा। अच्छा देखो ध्यान दो इसको, मैं ये कंफ्यूज है या तो फिर इसने क्लास में ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। क्या दिक्कत क्या थी कुलदीप, मुझे बताओ। क्लास में ध्यान नहीं दिए थे ना? भैया नेटवर्क बीच में इशू हो गया था मेरा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जब मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अ, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन है। क्या, जैसे मान लो कि मतलब मैं लिख देता हूँ सॉल्ट शुगर। सोल्यूशन जो है वो तुम्हारा कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि मैं सॉल्ट सोल्यूशन मुझको बनाना है, तो अगर मैंने 100 ग्राम पानी लिया है, तो फिर मुझे मान लो कि उसमें सॉल्ट कितना डालना पड़ेगा? लगभग 80 के अराउंड या फिर मतलब 20 के अराउंड? कुलदीप। यश। हाँ भैया। तुम्हें समझ में आया ना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? कि मतलब हाँ एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो हम लोग चीज मिला रहे हैं वो चाहे सॉल्ट हो, चाहे शुगर हो, चाहे जो हो, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जो सोल्यूशन में जो बोल रहा हूँ बेसिकली वो वाटर है, मतलब वाटर में हम जो अदर सब्सटेंस बना रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन।
और जो तुम्हारा डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारा पानी होता है, पानी ज्यादा होता है, जो उसमें अदर सब्सटेंस मिला रहे होते हैं, वो भले चाहे सॉल्ट हो, वो चाहे शुगर हो, चाहे वो तुम्हारा कॉपर सल्फेट हो, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी वजह से पानी ज्यादा होता है। तो अगर मान लो कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आप कभी भी सेल को डालोगे, तो वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी इसको दे दे, कहेगा भाई तेरे पास पानी नहीं, तू पानी मेरे से ले ले। ठीक वैसे अगर मान लो कि तुम्हारा अगर कोई डाइल्यूटेड वाला है, मतलब डाइल्यूटेड वाले पानी में डालोगे, तो सल कहेगा भाई तेरे पास पानी बहुत ज्यादा, चल मेरे को पानी दे थोड़ा सा। है ना, समझ में आ रहा है? और अगर तुम मतलब क्या कहते हैं, कोई एक ऐसे मतलब सोल्यूशन में डालते हो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कैसे कि मतलब जब तुमने उसमें सेल डाला तो सेल ने बोला भाई तेरे पास भी उतना पानी, मेरे पास भी उतना पानी, चल एक दूसरे को कुछ नहीं देते, अपना एक ही मेंटेन करके रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके से तुम्हारा फंडामेंटल है। कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया? चलो वेरी गुड। अब इसको बताओ। What is a concentrated solution? One of with a lower water concentration than the cell called what is a concentration solution? मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पूछना है। Um, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? भैया एक सेकेंड। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक अब तो सेल को ब्लास्ट कर देता है, और हाइपरटोनिक तो सेल को स्वेलअप कर देता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वजह से वाटर बाहर आता है सेल से। भैया ऑप्शन सी हाइपरटोनिक। वेरी गुड, हाइपरटोनिक है ना। जैसे अच्छा तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हो, हाइपर है ना। जैसे कुछ लोग को गुस्सा आता है, हाइपर होते हैं काफी, है ना। हाइपर होते कि नहीं होते? हिप्पो जानते हो, हिप्पो? हाँ भाई। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस कैसे होते, फूले होते कि नहीं होते? हाँ तो हाइपो हिप्पो वर्ड आ रहा है कुछ? हाँ भैया। हिप्पो आ मतलब गया जो ना? फूल तो जाता है याद रख वो लेना, है हाइपो, है ना। और हाँ जिसको बोलो। गुस्सा ज्यादा आता है उसको हाइपर, हाँ, जो अपना और गुस्सा हाइपर बाहर लोग काफी निकालता गुस्से में होते हैं, तो अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो जब आप मतलब मान लो कि जब तुम ज्यादा गुस्सा अपना निकाल दोगे, तो तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ जाएगी, है ना। तो जब तुम्हारी बॉडी कमजोर पड़ेगी तो तुम एकदम श्रिंक जैसे लगोगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, याद करने का तरीका है बस। चलो ठीक है, अब इसको बताओ। अगर कुलदीप है तो, नहीं तो फिर तुम ही बताओ। है। भैया In कुलदीप a है तो। hypertonic solution, how does the net movement of water across the plasma membrane occur? Option A, more water enters the cell than leaves. More water leaves the cell than enters. Movement stop completely. Water only enters the cell. Um, Option B. ऑप्शन बी है ना, इसमें क्या होगा, तुम्हारा पानी ज्यादा निकल जाएगा बाहर की ओर। वेरी गुड, फंटास्टिक, अब समझ में आ गया इसको। अब इसको आंसर बताओ। What is expected outcome of a cell placed in a hypertonic solution? The cell will swell, the cell will burst, the cell will shrink, the cell will maintain its original size. भैया ऑप्शन बी, द सेल विल बर्स्ट। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर गुस्सा बाहर निकाल देगा, कमजोर हो जाओगे। तो क्या हो जाओगे? भैया जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो अपना जितना पानी है वो सेल के अंदर डालेगा ना। वो हाइपो होता है। अच्छा हाँ तो फिर, हाँ तो भैया द सेल विल श्रिंक। ये ऐसे याद रखना, हाइपो हिप्पो। हिप्पो मोटा होता है, फूला फूला, मतलब सेल फूल जाएगा। हाइपर गुस्सा निकाल दोगे तो कमजोर हो जाओगे, है ना। अगर तुम अपने अंदर का गुस्सा निकाल दोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, है ना। ये हो गया, हाइपर लोग गुस्से वाले होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। When a plant cell is या ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, है ना। वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बताओ। What term describes the condition of blood cells when they are placed in a hypertonic solution? Uh,
ब्लड सेल है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो सेल श्रिंक होगा तो ब्रश नहीं होगा, तो हीमोलाइज्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन सी या डी। क्रीनेटेड होगा, क्रीनेटेड होता है, याद करो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल डालना है तो वो श्रिंक करेगा तो उसको हम प्लाज्मोलाइट बोलते थे। और अगर मान लो कि एनिमल सेल डालते थे तो क्रीनेटेड होता था उसका मतलब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ क्रीनेटेड ये मतलब चांद जैसी शक्ल का। समझ लो ना, जैसे चांद होता है कुछ ऐसा, ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ इस तरीके का होता है, क्रीनेटेड इसको बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तुमको मतलब क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस समझ में आया? ऑस्मोसिस की तीन चीजें, हाइपो, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये चीज समझ में आई कि नहीं है मुझे बताओ? हाँ आ गई हाँ ना? भैया। अब देखो इसे हाँ डे टू, अब इससे डे टू डे लाइफ काफी सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस बड़े ही आसानी से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसमें भी दिखा सकता हूँ, किसमें, एग के साथ। देखो एग की जो शेल होती है, मतलब जो तुम्हारा अंडा होता है, मुर्गी का अंडा, मुर्गी के अंडे की जो शेल होती है, मतलब जो बाहर का जो छिलका होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। तो तुम कभी भी अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कभी भी तुम HCl में डालोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा CO2 गैस इवॉल्व होगी और धीरे धीरे ये जो तुम्हारा कार्बोनेट, जो कार्बोनेट की जो लेयर है वो तुम्हारी इवेपोरेट हो जाएगी, चली जाएगी, मूव आउट हो जाएगी, है ना, बाहर निकल जाएगी। तो फिर जो तुम्हारा सेल के अंदर जो बचा है, मतलब जो उसके अंदर जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा वो बचा, मतलब क्या कहते हैं, जो अंदर का जो कंटेंट बचा है वो केवल रह जाएगा। तो वो जो अंदर का कंटेंट रह जाता है फिर भी वो बस नहीं होता, तो वो केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। तो वो भी, अब मान लो कि अगर जैसे मान लो कि हमने एक अंडा लिया, अंडे को उसमें मतलब क्या कहते हैं, उसको HCl में डाल दिया, डाइल्यूट HCl में। तो जब हमने उसमें डाइल्यूट HCl में डाला तो क्या होगा कि उसकी कैल्शियम की लेयर हट जाएगी। तो जब कैल्शियम की लेयर हट जाएगी तो केवल अंडे का अंदर वाला पार्ट बचेगा। लेकिन अंडर अभी भी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्यों? क्योंकि उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करके रखा है। तो वो उस समय जो हमारे पास जो अंडा होगा वो एक तरीके से सबसे बड़ा सेल होगा हमारे पास। अब मुझे बताओ, अगर मैं उसी सेल को, अगर मैं मतलब उसी अंडे को अगर मैं एक ऐसे सोल्यूशन में डालता हूँ जिसमें वाटर ज्यादा है, तो मुझे बताओ अंडे के साथ क्या होगा? अंडा फूल जाएगा या फिर मतलब अंडा बस्ट, मतलब क्या कहते हैं, अंडा श्रिंक कर जाएगा? अ, बस बस्ट कर जाएगा या तो फिर फूल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने एक ऐसे कंसंट्रेशन में डाला जिसमें मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो उस केस में क्या होगा? अंडा तुम्हारा श्रिंक कर जाएगा या फिर मतलब वो हो जाएगा, बताओ, मतलब क्या कहते हैं, फूल जाएगा? भूल जाएगा। फूल जाएगा ना। तो अभी देखो ये जो एग्जांपल मैंने तुमको बताया ना, अभी इसी एग्जांपल को मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखो अंडा है। ये तुम्हारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट की लेयर से बना है। अगर तुम ध्यान से देखो ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की लेयर से बना है। और ये जो तुम इसके अंदर से जो तुम देख रहे हो ना उखड़ता हुआ, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अभी अगर जैसे मान लो कि इसको निकालना है, तो तुमको अगर इसको निकालने के लिए करना है तो सबसे बढ़िया है कि तुम डाइल्यूट HCl, मतलब किसी HCl में या फिर मतलब कोई भी एसिड वाली चीज में इसको काफी देर तक के लिए डाल दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो तुम्हारी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की लेयर है, ये तुम्हारे इसके क्या कहते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, एक तरीके से हट जाएगी लेयर इसकी। जब तुम क्लास 10 में आओगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से, तब मैं तुम्हें और अच्छे से बता दूंगा इस चीज को। तो अभी ये देखो, एसिटिक एसिड कैसा है? एक वीक एसिड होता है। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है ना। अभी देखो जब भी तुम इसको उसमें डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कैल्शियम एसिटेट निकलेगा, वो रख लेगा। देखो 3 दिन के बाद क्या होगा? इसका पूरा मतलब क्या कहते हैं, इसकी जो ऊपर, पूरे ही ऊपर की जो लेयर है, ये पूरी की पूरी ऊपर की लेयर इसकी हट जाएगी। तो जो अंदर ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये बेसिकली जो अंदर अंदर जो तुमको दिखेगा ये क्या होगा? तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक स्किन सेल होगी, इसकी स्किन की शेल होगी। ये देखो, और ये जो उसको प्रोवाइड कर रखी है, कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रखी है, ये क्या है? तुम्हारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मानो मैंने इसको एक ऐसे सोल्यूशन में जाना जो कि तुम्हारा क्या था? हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, मतलब उसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अभी इसका वजन कितना आएगा? 102, है ना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर देखो डालेंगे तो अब इसका साइज ज्यादा हो जाएगा, है ना, मतलब क्या कहते हैं, इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 8 घंटे बाद देखो, है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसका वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और उसके बगल वाले कंपैरिजन में अगर तुम उसका देखोगे साइज, तो क्या हो रहा, कम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो तुम्हारा मतलब कंटेंट होता है
पानी का कम होता है और उसका ज्यादा होता है। तो ये देखना, है ना। अभी इसका साइज देखोगे तो 97 आ रहा है, कम हो गया। तो देखो पहले साइज कितना था, ओरिजिनल मास 94 था। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बढ़ता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कम होता है। तो ये एक एग्जांपल था इसका। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो इसको अगर एक बार फिर से समझाऊंगा ना, एक बार फिर से दिखाऊंगा तो तुमको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा। ठीक है। भैया हाइपोटोनिक में बढ़ता है कि घटता है? हाइपो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, हाइपो, है ना। याद रख लेना इस चीज को, हाइपो में बढ़ता है और हाइपर में कम होता है। वेट वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। पहले अंडा तुम्हारा छोटा था, हाइपोटोनिक वजह से, मतलब मान लो कि अभी तुम्हारे अंडे का साइज मतलब 5 ग्राम है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब डालोगे तो पानी अंदर आएगा, तो उसका वेट ज्यादा होगा कि कम होगा, बताओ मुझे। भैया ज्यादा ही होगा। ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो पर्टिकुलर जो उसका मतलब वेट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये देखो, अभी अगर जैसे मान लो कि इसको वो फिर से दिखाते हैं, अच्छे से देखो इसको ध्यान से, है ना। तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना। डाला डाला 3 दिन के बाद निकाला। और अभी इसका वेट करते हैं। 2 अंडे हैं हमारे पास अलग अलग। एक अंडे का, दोनों अंडे का लगभग लगभग वेट एक जैसा नापने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो, डालने से पहले उनका वेट चेक कर ले रहा है। देखो वेट अभी चेक करते हैं। तो उसका वेट आ रहा है 94, दिख रहा है ना 94। ठीक है, हाँ भैया। दूसरे वाले अंडे का चेक किया तो उसका भी समाव 102 आ रहा था। ठीक है, 94 102 ऐसा ही कुछ था। तो ये देखो, एक में हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाया, मतलब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम किया, और एक में मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसमें पानी कंटेंट ज्यादा किया। तो थोड़ी देर बाद, मतलब काफी देर बाद हमको क्या लगेगा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो हमने अंडा डाला था उसका साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो अंडा डालेंगे उसमें साइज उसका कम हो जाएगा। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि यार मतलब क्या उसका वेट में भी डिफरेंस आया, तो हाँ बिल्कुल आया। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा पहला वाला हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसमें मतलब 3% पानी ज्यादा आ गया। लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर मतलब हम चेक करेंगे तो उसका वेट देखना कम हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, अभी अगर हम इसको निकालते हैं, इसका वेट चेक करते हैं, तो इसका देखो 59 कहाँ, 103 ग्राम था, इसका वो हो गया। तो 57% इसने अपना पानी मतलब लॉस कर दिया, मतलब जिसकी वजह से इसका मास लॉस हो गया। तो तुम देख रहे हो इसके अंदर का मतलब क्या कहते हैं, ओवूल और ये सब वो रखा होगा, है ना। तो वो एक तरीके से पानी है। ये देखो बात, है ना। ये जो पानी निकला था वो पानी ही था वो। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये देखो, अभी क्या करते हैं, अभी अगर मान लो किसी को स्विच कर देते हैं, मतलब जो तुम्हारा जो श्रिंक वाला पानी था, वो जो श्रिंक वाला अंडा था, अगर मैं उसको फिर से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दूं, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो अंडा एकदम श्रिंक कर रखा था उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो फिर दोबारा वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखो, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो एक श्रिंक कर रहा है, एक तुम्हारा स्वेलअप हो रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो ये तो बहुत कॉमन बेसिक सोल्यूशन है, मतलब तुमको दिखाने के लिए कि देखो ये जो अंडे की जो लेयर है वो भी तुम्हारी क्या है, एक तरीके से उसकी लेयर है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरीके से लेयर मान सकते हो, वरना अदरवाइज तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे तुम्हारा रेजेंस वाला, रेजेंस मतलब समझते हो ना। तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो जो क्या बोलते हैं यार रेजेंस को, हिंदी में भूल गया नाम उसका। आ, छुआरा और ये सब जो हम लोग फुलाते हैं खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ग्राम्स। अ, हाँ, ग्राम्स हो गए, ये सब हो गए। तो ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं यार, ग्रेन्स भूल गया मैं इसको, रेजेंस को, हिंदी भूल गया इसका वर्ड। मुरब्बा बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, किशमिश, है ना, इसमें किशमिश। हाँ किशमिश। तो कभी भी अगर तुम किशमिश को पानी में डालोगे तो फूल जाती है ना। तो वो क्यों फूल जा रही, क्यों, क्योंकि पानी कैसा है तुम्हारा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा पानी अंदर की ओर जा रहा है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा वो चीज फूल रहा है। और कभी भी अगर इस तरीके से होता है तो हम लोग उसको काफी बार इंडोमोसिस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंडोमोसिस भी बोल देते हैं। और अगर मान लो कि अगर पानी बाहर चला गया तो हम लोग उसको एक्सोमोसिस भी बोल देते हैं। तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस में अगर पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो हम लोग उसको एक्सोमोसिस बोल देंगे। और अगर सेल में पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो हम लोग उसको एंडोमोसिस बोल देंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ भैया। है ना। तो एग्जाम्पल तो हम लोग काफी सारे लिख सकते हैं, वो भले फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हो गया या प्लांट सेल हो गया, फिर को बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो तुम्हारा प्लांट रूट होता है जो पानी में होता है
वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण काफी फूला हुआ होता है, जहाँ पानी कम होता है वहां चिपटा हुआ होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो अभी आप कुछ एमसीक्यूज करो और इसको बताओ इसका आंसर। How, how is the shell of a hen's egg removed in this experiment? By boiling it in hot water, by peeling it carefully, by putting in it diluted hydrochloric acid HCl solution, by freezing it and then cracking the shell. By option C, by putting it in dilute hydrochloric acid HCl solution. वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the main component of an egg shell? Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। After removing the shell, what encloses the shell? The thin inner membrane, the yolk sac, the thick outer skin that called the shell membrane, the albumen, the thin inner membrane. Option A. थिन इनर मेम्ब्रेन, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो। When the processed egg is put in pure water, what observation is made? It pure water. हम्म, It shrinks. इट श्रिंक्स, वेरी इट स्वेल। क्या था क्वेश्चन? कि अगर हम लोग कोई भी प्रोसेस एक को अगर हम लोग पानी में डालेंगे, मतलब प्योर वाटर, मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। प्योर वाटर मतलब समझते हो ना, मतलब इसमें वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो क्या होगा, एग स्वेल अप कर जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। Okay. Why does the egg swell when placed in pure water? Water leaves the egg by osmosis. Uh, Water enters the egg by diffusion. Water enters the egg by osmosis. The egg absorbs salt from the water. Uh, swell हो रहा है तो भैया ऑप्शन सी वाटर एंटर्स द एग बाय ऑस्मोसिस. वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बताओ। What happens to the processed egg when it placed in a concentrated salt solution? Swells. ये उल्टा ही बोल रहा है गधराई का। कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब इसमें पानी ज्यादा होगा या सॉल्ट ज्यादा होगा? सॉल्ट ज्यादा होगा. तो सॉल्ट ज्यादा होगा तो फिर पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा उससे? Ba- बताओ। कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है कि कम है, पहले ये बताओ मुझे। ज्यादा है. ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि पानी, मतलब जो तुम्हारा बाहर का सरफेस में पानी कम है कि ज्यादा है? मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है, पानी कम है। तो तुम बताओ, अगर पानी बाहर कम होगा तो सेल क्या करेगा, अपना पानी दे देगा कि नहीं दे देगा? अब जब पानी दे देगा तो वो उसी स्टेज में रहेगा, श्रिंक करेगा या फिर स्वेल हो जाएगा? Shrink. तो क्या होगा इसका आंसर? D. चलो इसका बताओ कुलदीप, तुम्हें इसका आंसर बताओ। Why does the egg shrink in a concentrated salt solution? Option A, water enters the egg from the salt solution. Option B, the egg absorbs the salt, causing it to contract. Water passes out of the egg solution. Water passes out of the egg solution into the more concentrated salt solution. The egg shell rehardens, compressing the contents. क्या होगा इसका आंसर? Option C. वेरी गुड, क्या होगा, सी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। यश। What happened to dried raisins and apricots when they are placed in pure water? They shrink due to exosmosis. They remain unchanged. They gain water and swell due to exosmosis. Endosmosis. They dissolve completely.
भैया ऑप्शन सी, दे गेन वाटर एंड स्वेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस। वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बताओ। The process of which raisins and apricots swell in pure water. Option रुकेगा. Pure water is specially called. Option A exomosis. Option B diffusion. Option C endomosis. Option D active transport. ऑप्शन ए. नहीं नहीं, प्योर सी वाटर, होगा. प्योर वाटर में वाटर कंसेंट्रेशन कितना होता है, ज्यादा होता है कम होता है? सी होगा. सी होगा। ठीक है, चलो इसका बताओ आंसर। यश। What happens to the swollen raisins apricots when they are subsequently placed in a concentrated solution of sugar or salt? They swell further, they remain swollen, they lose water and shrink again, they undergo plasmolysis without shrinking. भैया ऑप्शन सी, दे लूज वाटर एंड श्रिंक अगेन। वेरी गुड, दे लूज वाटर एंड श्रिंक अगेन। चलो इसका आंसर बताओ। The process of which swollen and raisin apricots sink in a concentrated solution is speci- specific, स्पेसिफिकली। specifically called हाँ, called option A endomosis, option B diffusion, option C exomosis, option D. मतलब जब रेजन और Exomosis. एप्रिकॉट, जब तुम्हारे रेजन और एप्रिकॉट श्रिंक कर जा रहे हैं तो हम उसे एक्सोमोसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी बाहर जा रहा है उससे। अब इसको बताओ। Which of the following is an example of osmosis in living organisms mentioned in the text? Osmosis in living organisms. Respiration in animals, photosynthesis in plants, unicellular freshwater organism gaining ये freshwater क्वेश्चन वेग है, organism. ये क्वेश्चन देगा क्योंकि रेस्पिरेशन एनिमल बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना। तो वो भी मतलब तुम्हारा वो तो डिफ्यूजन का एग्जांपल होता है। हाँ ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस का एग्जांपल। Osmosis, unicellular freshwater organisms gaining water. भैया ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो यूनिसेलुलर है वो ऑस्मोसिस से ही वाटर अपने इनटेक कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा मतलब वो हो गया, अमीबा अमीबा। वगैरह हो गए, है ना, ये सब हो गया। चलो इसका बताओ आंसर। The absorption of water by plant roots, especially by root hairs, is cited as an example of which process? Osmosis. हाँ, ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखो एक डिफरेंस बता देते हैं, क्योंकि काफी बार तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा अंतर खा जाओगे। तो याद रख लेना, जब भी मैं तुम्हारा डिफ्यूजन बोलूंगा तो डिफ्यूजन में किसके लिए बोलूंगा, तुम्हारा कोई भी चीज के लिए बोल सकता हूँ मैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए बोल स्मॉल सकता हूँ पार्टिकल। मैं। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर, मतलब क्या कहते हैं वाटर में भी बोल सकता हूँ तुम्हारा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके लिए भी बोल सकता हूँ, मतलब तुम्हारा उसके लिए भी बोल सकता हूँ, मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन एयर के लिए भी बोल सकता हूँ। इवन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस, जैसे मान लो कि तुम्हारा मतलब आयरन के पार्टिकल्स की बेसिस पे भी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो तुम्हारा किसी भी मीडियम में हो सकता है। वो वाटर में भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा ऑस्मोसिस होता है, वो जो ऑस्मोसिस होता है केवल और केवल ऑस्मोसिस किसमें होता है, लिक्विड में होता है। किसमें होता है, लिक्विड में होता है। और इसको ये केवल और केवल मतलब अगर जैसे मान लो कि इसमें अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे मान लो कि तुम्हारे प्रोटीन का अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो आना चाहिए तो हो सकता है कि कोई प्रोटीन सॉल्युबल वाटर होगा, मतलब पानी में मिल जाता होगा, तो उसके थ्रू वो आ सकता है। तो वो भी तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस में ही गिना जाएगा। अब डिफ्यूजन में तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी नहीं है ना। क्यों? गैस तो बड़े गैस के साथ मिल जाता है, चारों तरफ बड़े आसानी से फैल जाता है, तो उसमें तो कहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको वाटर को एक स्टेज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में भेजना है, आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करना है, जो कि बेसिकली उस ऑस्मोसिस में नहीं हो पाता, इसके लिए आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। याद रख लेना,
जो तुम्हारा डिफ्यूजन हो रहा है वो भले चाहे सॉलिड में हो रहा हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो रहा हो, उसमें एनर्जी जो लगती है मॉलिक्यूल की, वो जरा सी भी नहीं लगती। मतलब मॉलिक्यूल जरा से भी एनर्जी नहीं लगाता, वो बड़े आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती ही नहीं कि उसको अपनी ज्यादा ताकत लगानी पड़े। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस में उसको थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंस लगानी पड़ती है। वो वाटर के थ्रू जाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। और अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि भैया आपका डिफ्यूजन में ऑक्सीजन और ये सारी चीजें भी तो बड़े आसानी से चली जाती हैं, तो इसी वजह से चली जाती है क्योंकि वो काफी स्मॉल होती है, काफी वो छोटी होती है। तो अगर मैं डिफ्यूजन में अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करूंगा तो इसमें बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस में ये काफी टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो यही चीज मैंने समझाने की इसमें कोशिश की है। जो डिफ्यूजन होता है वो तुम्हारा हर मीडियम में पाया जा सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हर किसी में। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो केवल लिक्विड मीडियम में पाया जाता है। डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। लेकिन जो तुम्हारा ऑस्मोसिस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो तुम्हारा सॉल्वेंट होना चाहिए, जो तुम्हारा मतलब पानी में मिल सके, वो है। इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऑस्मोसिस में जरूरत है। अब इसमें डिफ्यूजन में जरूरत नहीं, इसी वजह से जो तुम्हारी एनर्जी है मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने के लिए वो नहीं चाहिए, वो बड़े आसाम से इधर से उधर चला जाता है। लेकिन तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब थिकी होता है, और जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होने की जरूरत होती है, आपको एक एनर्जी की जरूरत होती है। जिस अब अगर ओवरऑल बोलूं तो डिफ्यूजन में तुम्हारा इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो जाएगा बड़े आसानी से। क्यों? क्योंकि कोई भी तुम्हारे सिस्टम नहीं उसको बीच में रोकने के लिए। लेकिन तुम्हारा ऑस्मोसिस में ये थोड़ा सा टफ होता है, मतलब नेवर अचीव्ड, ज्यादातर अचीव्ड नहीं हो पाता है। कि आप ये सोचो कि आपने अंडे को पानी में डाला तो जितना बाहर पानी में कंटेंट है उतना अंडे में भी कंटेंट बना रहेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। तो कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल जाते हैं। लेकिन अभी भी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक वर्ड आएगा तुम्हारा मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, कि मतलब हम कुछ भी चीजें भेज रहे हैं, मतलब प्रोटीन वगैरह हो गया या फिर मान लो शुगर सब्सटेंस हो गए, ये सारी चीजें हो रहे हैं, तो हम इनको कैसे भेज पा रहे हैं? क्या हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं, ताकत लगा के भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि अरे भाई तू खुद से ही चला जाए, या फिर कुछ अलग ही फंडामेंटल होता है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके आंसर्स दो तो ज्यादा अच्छा है। चलो मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ। According to the table, in what type of medium can diffusion occur? Only in liquid medium, only in gaseous medium, only in solid medium, in any medium, solid, liquid or gases. Option D. ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। Which type of molecules can be involved in diffusion? Option C. वेरी गुड, चलो इसका आंसर बताओ। Is a semi-permeable membrane required for diffusion to occur? Yes, always. No, it is not required. Only for gas diffusion, only for liquid diffusion. Is a membrane required for diffusion to occur? No, it is not required. नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, इसको बताओ। Option B. ऑप्शन बी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होनी, जो केवल उसमें मिल सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं, केवल वही ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। अब इसको बताओ। Is a semi-permeable membrane required for osmosis to occur? Semi-permeable membrane required for osmosis to occur. Yes, it is required. वेरी गुड, चलो इसको बताओ आंसर। How is diffusion primarily dependent upon the concentration of other substance in the system, upon the free energy of molecules by the of the diffusing substance only, upon the presence of transfer membrane, temperature of option B. ऑप्शन B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। How is osmosis influenced despite being the diffusion of solvent molecules only?
It is not influenced by other substances. It is influenced by the free energy and solute molecules only. It is influenced by the presence of other substance solute in the system. It is influenced by atmospheric pressure. भैया ऑप्शन है, it is not influenced by other substances. सी। ठीक है, उसमें बोले कि क्या ऑस्मोसिस तुम्हारा इन्फ्लुएंस होता है अगर मान लो डिफ्यूजन हो रहा है सॉल्वेंट के साथ। हाँ तो बिल्कुल होता है। अगर मान लो कि सल्यूट अगर तुम्हारा पानी है तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगा, है ना। तो ये चीज है। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is achieved in the free energy of diffusion molecule in the system? A state of constant chill, a disequilibrium, an equilibrium, a state of active transport. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो। What is the status of equilibrium in the free energy of solvent molecules in or osmosis? Equilibrium is always achieved. Equilibrium is never achieved. Equilibrium is achieved temporarily. Equilibrium is irrelevant to osmosis. भैया ऑप्शन से ऑप्शन इक्विलिब्रियम। सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी पागल। तुम्हारा ऑस्मोसिस में इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। चलो इसका आंसर दूं। In liquid medium only. इन लिक्विड मीडियम ओनली, वेरी गुड। चलो आप देखो क्या कहते हैं, आज का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन लिख लो बस केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले यही है कि हाउ द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, हाउ द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन आउट ऑफ अ सेल थ्रो डिफ्यूजन प्रोसेस, थ्रो डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक, इसके थ्रू बताना है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बताना है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है कि व्हाट विल हैपन टू सेल इफ इट पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें तुमको समझाना पड़ेगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। जब उसमें सेल डालेंगे तो सेल श्रिंक और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्वेल, ये क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और अगर मैं हर एक 3-3 का ले लेता हूँ तो मान लो कि तुम्हारा 9 नंबर का हो गया, 9 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बड़े आसानी से। ठीक है, तो तुमको जितनी भी नॉलेज है इसमें तुम आराम से लिखने की कोशिश करना। इतना समझ में आ गया। ठीक है, भैया तो डायग्राम बनाना जरूरी है हाँ ना? डायग्राम बनाना जरूरी है ब्रो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का केवल ये लिख देना। इतने क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इन क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। नहीं भैया। भैया कुलदीप बेटा तुम्हें नहीं भैया। पक्का? ठीक है, और बताओ। भैया हाँ बोलो। भैया मैं सैटरडे को करके भेज सकता हूँ?